सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई। 27,500 करोड़ से अधिक की राशि की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। बड़वानी जिले की 2 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने बड़वानी कैबिनेट से किसानों के हित को लेकर फैसले लेने शुरू कर दिए। साथ ही सीएम ने किसानों की उन्नति को लेकर अपने कई बयानों में इसके साफ संकेत भी दिए। हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है पानी फेरने में या माल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की जरूरत नहीं। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। बीते समय कृषि कैबिनेट जो बड़वानी में की है ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति है जिसमें हमने सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प लिया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश को देश के विकसित प्रदेशों में आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एक साथ कई क्षेत्रों में सरकार का प्रयास जारी है। एक और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़े निवेश को प्रोत्साहित कर रही है, जिसका जमीनी स्तर पर असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदेश में उद्योगों के विकास से प्रदेश विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है प्रदेश के किसानों का विकास। इसलिए सरकार किसानों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाती है और उसे प्रदेश में लागू करने के प्रयास करती है। टीम न्यूज़ स्टूडियो। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल होगा, मोहन यादव के जय किसान वाले मेगा प्लान के कितने फायदे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा इस सवाल पर भी करेंगे कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार किसानों को कौन से फायदे देगी, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही सवाल ये भी कि किसान कल्याण के लिए सरकार ने कितना बजट बढ़ाया है। इसके अलावा सवाल ये भी होगा कि अलग अलग अंचलों में कृषि कैबिनेट से कैसे तस्वीर बदलेगी, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि अलग अलग इलाकों में कृषि महोत्सव से कैसे खुशहाली आएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और डॉक्टर विशाल चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप नेता हैं भारतीय किसान संघ के। सत्यप्रकाश जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं सर। मोहन यादव के जय किसान वाले मेगा प्लान के कितने फायदे आप आने वाले दिनों में देख पा रहे हैं सर? देखिए अमित जी, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का अराउंड 40% जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में अगर सरकार एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के तरफ आगे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं किसानों की समृद्धि, उनके परिवारों को रोजगार के साधन और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति की तरफ ये बड़ा कदम माना जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं कि मोहन यादव ने जब से विकास के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में देश में खड़ा किया जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले बार यानी कि पिछले साल उन्होंने उसको इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया था, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया था। इस बार उन्होंने कृषि को फोकस करते हुए फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर ईयर घोषित किया 2026 को जी। तो देखिए, पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी 2 मेजर सेक्टर हैं किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी के लिए। तो इन पर सरकार का जो फोकस है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लास्ट जो कैबिनेट हुआ उसके लिए उन्होंने एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट चुना, बड़वानी, जो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में वो आधुनिक खेती करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र के टूरिज्म डेस्टिनेशन को यानी साइट्स को प्रमोट करने की तरफ भी कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। तो मेरा ये मानना है कि इस वर्ष
कृषि वर्ष घोषित करने से प्रदेश की इकोनॉमी में अगर जो प्लान सरकार का भी दिख रहा है ये प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है, किसानों को जो सब्सिडीज दी जाएं उनकी डिलीवरी प्रॉपर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्लान चॉकआउट किया गया है उस प्लान पर कहीं ना कहीं समयबद्ध तरीके से अगर काम होता है जी, तो ये मान के चलिए कि प्रदेश के एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बेहतरीन बूम देखने को मिल सकता है। ठीक है। बशर्ते कि इच्छा शक्ति मोहन यादव की ऐसी हो जिसमें वास्तव में किसान पर बर्डन कम, यानी कि उसकी लागत कम, फायदा ज्यादा, यानी कि उसके प्रोड्यूस को प्रॉपर मूल्य या उसके प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग करके ठीक, एक्सपोर्ट करें या जी। डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें, यानी कि स्टेट से दूसरे स्टेट में या आउट ऑफ कंट्री, तो कहीं ना कहीं किसान का बेहतरी की तरफ ये कदम माना जा सकता है। ठीक है सर। अशोक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक त्रिपाठी जी, आमतौर पर किसानों को ये शिकायत हुआ करती थी कि हमसे जुड़े फैसले एसी कमरों में बैठकर ले लिए जाते हैं और ये तय कर लिया जाता है कि किसान इस सरकार का ये फैसला कि हम बड़वानी में बैठक करेंगे, क्या हम ये माने और हम ये समझें कि सरकार फाइल से खेत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है? बड़वानी की इस बैठक को हम ऐसे देख सकते हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं इसको दुरुस्त करवाता हूं। विशाल चंद्रशेखर जी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इसको ये माना जाए कि सरकार फाइलों से निकलकर किसानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खेत खलियान तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और उसी क्रम में बड़वानी में बैठक हुई है? विशाल जी। नमस्कार जी। जी, वो क्या है, अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, यानी किसानों के बारे में उनका विचार पर भी है। अभी हमने देखा जनरल लैंड पूलिंग का, तो किसानों की जो उनका अपने गवर्नमेंट के डिसीजन को बदल के किसानों के हित में काम कर रही है वो। दूसरी बात ये है, अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए स्थान ये है कि किसान अपना जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन उसको भी दे रहे हैं। बीच में भी लास्ट ईयर की बात है कि मूंग की खरीदी में जो भावांतर योजना चलाकर किसानों को सहयोग किया। इस प्रकार से जो मोहन यादव की जो सरकार है वो किसानों की इन हित में काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और कर रहे हैं। आशा है इसी प्रकार और आगे करते ही रहेंगे। उसका अनुकरण दूसरे राज्य के करना चाहिए, क्योंकि कई जगह अभी ये देखने को मिल रहा है कि अनुकरण नहीं है, जो भावांतर है उसमें नहीं दे रहे। जैसे मक्के की खरीदी है, अभी वर्तमान में मक्के की खरीदी है मध्य प्रदेश में, अभी खरीद ही रहे हैं, पर उसके लिए भी वहाँ के सरकार को, मोहन यादव की सरकार को विचार करना चाहिए और खरीदी की व्यवस्था बनाना। यदि कुल मिला के देखा जाए तो किसानों के हित के लिए संवेदनशील सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार, ये अपने को देखने को मिला है। ठीक है। सत्य प्रकाश सर, आमतौर पर सरकारों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से पिछले कुछ दिनों में जितने भी बड़े ऐलान किए गए हैं, चाहे वो भावांतर योजना का दायरा बढ़ाने की बात रही हो या फिर बड़वानी में बैठक करने की बात रही हो, कृषि कल्याण वर्ष मनाने की बात रही हो, बजट कृषि का बजट बढ़ाने की बात रही हो, 27,500 करोड़ तक सरकार वो बजट लेकर गई है, तो क्या हम ये कह सकते हैं मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कि मौजूदा सरकार की कथनी और करनी में किसानों को लेकर कोई अंतर नहीं है? कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भावांतर योजना एक वो स्कीम थी जो पिछली सरकार ने उसको लागू किया, जिसके तहत अगर एमएसपी जो है और बाजारू मूल्य कुछ और है, उसके डिफरेंस का जो पे है, यानी डिफरेंस है, उसका पेमेंट सरकार करेगी भावांतर योजना। हालांकि वो कंट्रोवर्शियल योजना पिछले टेन्यूर में यानी शिवराज जी की में रही है, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो तो उनने उस योजना को कंटिन्यू किया है।
लेकिन इस बार जो मुझे महत्वपूर्ण जो विषय दिख रहा है वो ये है कि जो उन्होंने घोषणा की है, यानी डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले उन्होंने घोषणा ये की है कि इस साल को कृषि कल्याण वर्ष या फार्मर्स कल्याण वर्ष घोषित किया है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं बजट एलोकेशन में दिख रहा है। इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो विजन है वो मिशन की तरफ जाता हुआ दिखता है। एक चीज यानी कि मेजर एलोकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मर वेलफेयर के लिए इस साल के बजट में दिख रहा है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। एक चीज। दूसरी चीज मैं ये मान के चलता हूं, देखिए कि मोहन यादव पर भरोसा कैसे किया जाए, क्या वो अपने जो सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट चीजें हो रही हैं। तो जैसे सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल ईयर जो घोषित किया था उसमें प्रदेश को, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं मैं, कि 8 to 9 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल थे वो धरातल पर आ गए। हालांकि सरकार का दावा तो लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये माना जा सकता है कि सरकार उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है जैसा कि अभी उन्होंने जो अनाउंस किया है, यानी कि इस वर्ष चाहे भोपाल से दूर जाके कैबिनेट करना या उसके अलग कई स्कीम्स या पॉलिसीज के ऊपर काम करना और लगातार उसकी मॉनिटरिंग करना, यानी कि शुरुआती 2 महीने में ही ये दिख गया है। तो अगर ये सब चल रहा है तो इससे माना जा सकता है कि रिमेनिंग जो 10 मंथ्स बचे हैं, मार्च टू दिसंबर, इसमें कहीं ना कहीं इस सेक्टर पर फोकस अगर सही रहा तो कुछ रिजल्ट्स आने की तरफ देखा जा सकता है। आपको पता हो कि किसान एक ऐसा सेक्टर है जो ना केवल स्टेट की इकोनॉमी, यानी मध्य प्रदेश के हम परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है, बल्कि पॉलिटिकली ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने किसान को खुश किया उसको उसने कहीं नहीं, किसान ने उसको उसका ऋण चुकाया और सत्ता में लाया। मध्य प्रदेश में ऐसा ही आपने 2018 में देखा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसान ऋण माफी योजना लॉन्च की थी और उसका अनाउंस की थी। उसका फायदा कांग्रेस को मिला, जबकि वो 22 साल से 20 साल से 18 साल से सत्ता से बाहर थी, 15 साल से, लेकिन फिर भी उसको एक मौका मिला। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये ना केवल एक अच्छी गवर्नेंस का मॉडल के रूप में उभरेगा, बल्कि पॉलिटिकली ये बड़ा अच्छा स्टेप मोहन यादव के लिए आने वाले समय में जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ओके, अशोक त्रिपाठी जी, अभी आपको आवाज आ रही है सर? मुझे आ रही है। ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अलग अलग अंचलों में कृषि कैबिनेट की बैठक से क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इससे तस्वीर कैसे बदलेगी, हम चाहेंगे कि आप ये समझाइए। माननीय यादव जी का जो ये स्टेप है, ये जितना भी सराहनीय कहा जाए वो उससे कम ही लोगों को महसूस होगा। क्योंकि जब सरकार आपके द्वार या आपके गांव तक पहुंच रही है इन प्रोग्राम के द्वारा, तो कृषि के विकास में जो मोहन यादव जी का जो ये स्टेप है वो एक हिस्टोरिकल स्टेप माना जाएगा। क्योंकि बाजार में जो किसान की ताकत है वो उसका प्रोडक्ट है, और उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो वाकई एक मिरेकल है जिसके ऊपर अभी तक बहुत कम स्टेट्स की सरकारों ने डिसीजन लिया था। तो मैं आशा करता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और अन्य प्रदेशों में इस तरह के सेमिनार और इस तरह के आयोजन करके और लोगों के गांवों तक, लोगों के कस्बे तक, मार्केट तक लोग जब सरकार पहुंचेगी और सरकार की नीतियां पहुंचेंगी तो पॉलिटिकल गेम तो अपने आप हो जाएगा जी। और लोग, भारत एक जो कृषि प्रधान देश सदैव रहा है, आप सुनते होंगे अपने बचपन में कि भारत सोने की चिड़िया थी,
तो सोने से चिड़िया से तात्पर्य ये नहीं है कि सोना और कोई पक्षी था, नहीं, सोने से चिड़िया से तात्पर्य ये था, एक कहावत थी ये कि भारत का कृषि प्रधान देश होने के नाते इसका व्यापारिक पहुंच विश्व के समस्त देशों तक थी और लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, चाहे वो मसाला हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, और जो भी देश समृद्ध हुआ है, जो कृषि आधारित समृद्ध हुआ है, इसलिए ये स्टेप सदा सराहनीय रहेगा। ठीक है, विशाल चंद्रशेखर जी, हम आप बातचीत कर ही रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई कि किसानों की आज जो मीटिंग हुई, इसमें मुख्यमंत्री ने मान लिया कि ठीक है, आप गेहूं के लिए पंजीयन तारीख बढ़ा दीजिए। आप ये मांग कर रहे हैं, हम उसको 10 मार्च तक करने का फैसला करते हैं। 40 रुपए गेहूं पर बोनस भी दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं, उसको लेकर किसानों में किस तरीके की चर्चा है? टीवी और ट्विटर पर तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार अगर किसान कल्याण वर्ष के रूप में इस वर्ष को मना रही है और किसानों के लिए फैसले ले रही है, तो किसान इस फैसले पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जो किसानों के लिए जो सरकार का जो निर्णय है बहुत सराहनीय है, क्योंकि किसान सरकार की तरफ ये नजर रखती है कि कौन हमारे सहयोग कर रहा है, और जो सहयोग करने वालों को ही किसान लोग भी सहयोग करते हैं। जैसे फूलों में ये भाई का बताया कि कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के ऊपर ऋण माफी का योजना बताए तो उनको लाभ मिला, वैसे ही किसानों के ऊपर जो चिंता करने वाली जो भी गवर्नमेंट रहती है उसकी सरकार तो बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से जो अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है बहुत सराहनीय काम कर रही है किसानों के लिए, और अपेक्षा यही भी है कि अभी वर्तमान में जो मक्का की खेती है, मक्के की जो खरीद बिक्री होना है 1 महीने के अंदर, उसके बारे में भी विचार करेंगे। यही सरकार से आता है। ओके, सत्य प्रकाश सर, आमतौर पर हम लोग पहले सुना करते थे और अभी भी कई मामले ऐसे सामने आते हैं कि साहूकारों के चक्कर में पड़कर किसान इतना परेशान हुआ कि उसने आत्महत्या को गले लगा लिया। इस सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना को भी बढ़ा दिया है, 2031 तक उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने के लिए भी बजट आवंटित किया गया है और आज उसको मंजूरी भी दे दी गई है। इन सारे फैसलों को आप किसानों के नजरिए से कैसे देखते हैं कि उनको क्या वो जो साहूकारों का चंगुल था उससे मुक्ति मिली है सरकार की इन तमाम योजनाओं के जरिए, इन फैसलों के जरिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि योजनाएं या सरकार के किसानों के वेलफेयर में घोषणाएं, जब तक इनका एजुकेशन या अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स नहीं फैलती है, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि कोई स्टेप लिया उसका सक्सेस रेट अच्छा होगा। मेरा ये मानना है कि जितनी भी स्कीम्स, योजनाएं मोहन यादव ला रहे हैं, ये किसानों के कल्याण के लिए बेहतर विकल्प के रूप में तो उभर सकती हैं, बशर्ते उनका एजुकेशन प्रॉपर हो। देखिए, किसान ऋण माफी कांग्रेस लाई, 0 ब्याज पर ऋण पिछली सरकारों में भी रहा है, लेकिन अगर उसका सही लाभ किसानों तक पहुंचे और उसका उपयोग वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने में, यानी अपनी पैदावार बढ़ाने में करते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो ऋण वाजिब होगा और उस ऋण का सही उपयोग किसानों के हित में होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। कई बार क्या होता है कि किसान इस चक्कर में ऋण ले लेता है, जबकि उसको पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है या खर्च कर देता है, तो उसका सही जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। हालांकि किसान के लिए आवश्यकता कई बार शादी में, विवाह में, बच्चियों की पढ़ाई में, लिखाई में या मृत्यु इत्यादि में, इलाज में खर्च होता है। हालांकि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी जिन्हें आवश्यकता है उनको ये सब फैसिलिटीज सरकार की तरफ से दी जा रही हैं जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार की कोई भी स्कीम जब तक किसान के लिए लाभदायक नहीं हो सकती, तब तक ये सुनिश्चित ना कर लिया जाए कि किसान की लागत क्या है,
एक सीजन की, चाहे रबी की ले लो, खरीफ की ले लो, और उस लागत से उसको फायदा क्या होगा, ठीक, कितने में उसका प्रोड्यूस जाएगा और कितने, इस पर कहीं ना कहीं जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, इस पर मुझे मान के चलता हूं कि ये कहीं ना कहीं किसान को सशक्त बनाने की तरफ कदम माने जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अशोक सर, क्या वाकई में सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर उतर पा रही हैं? सरकार वो पाइपलाइन बना पाई है जिसका जिक्र यहां पर सत्यप्रकाश सर कह रहे हैं कि भोपाल से जो कुछ चले या किसानों के हित में जो फैसले लिए जाएं वो किसानों तक पहुंच पाए, उसका लाभ किसानों को मिल पाए? क्या वो व्यवस्था बन पाई है क्या मौजूदा मोहन सरकार में? बिल्कुल, मेरे साथी ने सही प्रश्न रखा है और मैं आपको इस लिए साधुवाद देता हूं कि इस इशू पे आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। वो भी देखिए, सरकारें, कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर के थॉट में कोई कमी नहीं है। उनकी थॉट बहुत पॉजिटिव है, किसानों के हित में है, राष्ट्र के हित में है, परंतु चेक एंड बैलेंस और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। देखिए, सचिवालय में बैठ करके कोई निर्णय करना, फिर ग्राउंड पे जा करके उसको इम्प्लीमेंट कराना ब्यूरोक्रेट के माध्यम से, तो उसमें चेक एंड बैलेंस के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है, भारत शायद इसी वजह से सन 1947 से लेकर के और आज 2026 को अगर हम देखें तो हर एक सरकार ने, हर एक राज्य ने अपने अपने क्षेत्रों में सदा प्रयत्न किया कि वो सबके हित के कामना से काम करे और करती रही है, परंतु रिजल्ट नहीं आया। और उसका नहीं आने का कारण वही वाजिब है कि हम चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाते, हम 100% ब्यूरोक्रेसी के अधीन हो जाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग को ही सर्वे सर्वा प्राथमिकता दी जाती है, जबकि पोर्टल के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से जिससे किसान भाई सीधे सीधे जुड़े हों, या मार्केट जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, वहां से जो फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, इसके ऊपर अगर माननीय चीफ मिनिस्टर यादव साहब कुछ इस तरह का स्टेप ले लें चेक एंड बैलेंस का, तो सोने में सुहागा होगा हमारा एमपी, जो वाकई सोने में खेती के मामले में कहा जाता है, गेहूं के खेती के मामले में। उम्मीद करेंगे कि आपकी सलाह सर सरकार तक पहुंचे और इसीलिए हमने तीनों डॉक्टर को आज रखा था, डॉक्टर सत्यप्रकाश सर, डॉक्टर अशोक जी और डॉक्टर विशाल जी, ताकि एक तार्किक चर्चा हो पाए, एक सार्थक चर्चा हो पाए और एक संदेश भी सरकार तक जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।